अभी गत 4 दिसंबर को हमने एमसीडी प्रगतिशील लोक मंच ने एमसीडी और भ्रष्ट एमसीडी और भ्रष्ट डीडीए के अधिकारियों के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की थी। उसमें 4 और 5 तारीख को हम लोगों ने एक सांकेतिक हड़ताल की थी कि हमने इंटीमेट किया था उन्हें पत्रों के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, हार्ड कॉपी के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से भी। 2 दिन के बाद भी जब हमारे पास उनका कोई रिप्लाई नहीं आया तो हम लोगों ने दिनांक 6 तारीख से अपनी भूख हड़ताल शुरू कर दी और भूख हड़ताल हमारी वो पूरे 8 दिन चली। मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, मैं आम आदमी पार्टी वार्ड 28 का कल से पूर्व वार्ड का अध्यक्ष भी था और हमारे तमाम साथियों जो हमारे प्रगतिशील लोकमंच से जुड़े हुए हैं उन तमाम साथियों के माध्यम से हम जो क्षेत्र की जो जनहित के कार्य हैं उन जनहित को कार्यों को उठाने के लिए प्रगतिशील लोकमंच भी बीच बीच में अपने कामों को कर रही थी। इस काम के अंदर 8 दिन की भूख हड़ताल के बाद डीडीए ने हमारी 2 बड़ी मांगों को राइटिंग में एक्सेप्ट किया और वो दो मांगे थी वो भी मैं स्पष्ट कर दूं सारांश में। उसके बाद जो हम मेन बात पे आएंगे कि हमने आज ये फेसबुक लाइव और प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की है, क्योंकि तथ्यों की हम शुरुआत में नहीं जाएंगे तो हम कनेक्टिविटी हमारी कनेक्ट नहीं हो पाएगी। डीडीए की जो हमारी 2 डिमांड थी वो 2 डिमांड ये थी कि ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल के पीछे से लेके प्रिंस पब्लिक स्कूल के सामने का जितना भी बड़ा पार्क है उस पार्क के अंदर जो कूड़ा कचरा बीनने वाले लोगों ने अपना कूड़ा फेंकना, डेली का कूड़ा फेंकना, उससे अपना व्यवसाय चलाना और उससे भी बड़ी विडंबना कि वो तो बेचारे मजदूर थे, वो अपनी एक रोजी रोटी चला रहे थे, उनके ऊपर भी कुछ दबंग माफिया, आप माफिया कह सकते हैं क्योंकि डीडीए की जमीन पर आज उस जगह पर बहुत बड़ा माफिया राज चल रहा है जिसका बहुत जल्दी अंत होगा। उस पार्ट पे डीडीए ने उस चीज को एक्सेप्ट किया और जब हम हड़ताल पे बैठे थे उसके 4थे या 5वें दिन से लेके आज तक डीडीए लगातार उस जगह पे काम कर रही है। काफी हद तक कूड़ा हट चुका है और जो फाइनल वर्क ऑर्डर है उसके आधार पे जब काम होगा तो निश्चित रूप से पिछले 35-40 सालों से जब से बुद्ध विहार बसा है तब से लेके आज तक जो मांगेराम पार्क एक्सटेंशन, मांगेराम पार्क, हर्षदेव पार्क, आजाद कॉलोनी, इन तमाम क्षेत्रों के लोगों, इवन पूरे बुद्ध विहार फेज 2 में एक सिंगल पार्क नहीं है। इस पूरी घटनाक्रम के बाद हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं, हमारे यहाँ के जो बुजुर्ग हैं और हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो अपनी खुद के पार्क में जो उनके घर के बिल्कुल नज़दीक होगा वहाँ खेल सकेंगे। तो ये हमारी ऐतिहासिक जीत हुई। दूसरी डीडीए से हमारी डिमांड ये थी कि सेक्टर 23 और 24 की कनेक्टिविटी वाला पार्क जो सालों से जो रोड था, जो कनेक्टिविटी वाला रोड था वो सालों से टूटा फूटा पड़ा हुआ था और काफ़ी वहाँ एक्सीडेंट हो रहे थे, गाड़ियाँ पलट रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी और साल दर साल वो चीज़ें लगातार चल रही थी। हमारी डीडीए से एक डिमांड ये भी थी कि ना सिर्फ वो रोड बनाया जाए बल्कि पानी की निकासी के साथ बनाया जाए ताकि लंबे समय तक वो रोड चल सके। डीडीए ने हमारी वो डिमांड भी पूरी की। अभी 3 से 4 दिन पहले उसकी लेवलिंग करनी शुरू की है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द वो पूरी आरसीसी की रोड विद पानी की कनेक्टिविटी के साथ चालू हो जाएगी। तो प्रगतिशील लोकमंच ने यह भी ऐतिहासिक कार्य किया। अब इससे ज्यादा बड़ी बात क्या है, ये तो ऐतिहासिक काम हुआ, निश्चित रूप से इसको सभी लोगों को फायदा हुआ। ज्यादा बड़ी गुंडई क्या थी? ज्यादा बड़ी गुंडई जो थी और ज्यादा बड़ा जो करप्शन था वो भ्रष्ट एमसीडी अधिकारियों का था। हमारी एमसीडी से 2 डिमांड थी
एक, जितनी भी हमारे इस क्षेत्र में अवैध डेयरियां हैं उन सभी अवैध डेयरियों को यहां से हटाया जाए, और यदि वो नहीं हटते तो उनको पर्याप्त जुर्माने के साथ हटाया जाए और विस्थापित किया जाए, ताकि जो रोड उन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर रखी हैं वो रोड, उस रोड से हमारे नौजवान चल सकें, हमारी गाड़ियां चल सकें, हमारे मोटरसाइकिल चल सकें, क्योंकि डेयरियों की वजह से वहां पैदल चलना भी मुश्किल था। और जो उनका गोबर था उस गोबर को वो उसी नालियों में अपने समरसीबल के पाइप से धो देते थे। तमाम गुंडई जो गुंडई चल सकती है वो तमाम गुंडई इस इलाके में चल रही थी। दूसरी हमारी एमसीडी से डिमांड ये थी कि जितने भी हमारे बुधविहार फेज 2 में जो मकान बनते हैं, चाहे वो 25 गज का हो चाहे 50 गज का हो, कुछ प्रकरण ऐसे हुए कि जिसने हमारी टीम को झकझोर दिया। बात करने पे तय हुआ कि हमें ये डिमांड भी इसमें शामिल रखनी चाहिए कि कोई विडो औरत है, उसकी बहू भी विडो है। कोरोना काल में बहुत सारे लोगों के परिवार उजड़ गए, किसी ने 25 गज 50 गज अलग से बनाने की जब बात की या बना रहे हैं, बहुत तमाम अंतर विरोधों के बाद, तमाम उधेड़ बुन के बाद जैसे तैसे कोई व्यक्ति अपना जो वो मकान बनाता है उस पर तुरंत एमसीडी का कर्मचारी वहां पर रिश्वत लेने पहुंच जाता है। 10,000 रुपये पर लेंटर, 15,000 रुपये पर लेंटर, 50-50, 60-60 हजार रुपये एक डिपार्टमेंट लेता है। दूसरे डिपार्टमेंट की भी गिद्ध की तरह नजर रहती है, जिसपे हमने पहले भी चर्चा नहीं की थी, और समय आने पे हम उस डिपार्टमेंट की भी बात खुल के रखेंगे, क्योंकि चूंकि हमारे ये एजेंडे में नहीं था इसीलिए मैं इस पे विस्तार से बात नहीं करूंगा। लेकिन सभी को पता है कि एमसीडी कर्मचारियों के साथ दूसरे किसकी सांठगांठ है, जो वहां पर कभी एक टीम पहले पहुंच जाती है या दूसरी टीम पहुंच जाती है। इन दो डिमांड के अंदर आज की डेट के अंदर एमसीडी का जो भी मकान जो हमारे क्षेत्र में बन रहा है वो हम लोगों को फोन करते हैं। हम लोगों के फोन के नाम पर आज एमसीडी कर्मचारियों में खौफ है, वो आ तो नहीं रहे या डर के मारे कहीं कहीं कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते वो विफल हो जा रहे हैं। और मैं फेसबुक के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन भी कर रहा हूं, जहां तक हमारी बात अब तक भी ना पहुंची हो, अगर किसी भी एक व्यक्ति का मकान बन रहा हो और वहां पर किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी वहां पर रिश्वत लेने आए, आप हमें तुरंत सूचित करिए। आप यकीन मानिए आपके मकान का एक सिंगल पैसा भ्रष्ट अधिकारियों के पास नहीं जाएगा। और उसमें काफी हद तक लगाम लगी है। इस लगाम लगने में हमारे को दो नुकसान हुए साथियों एमसीडी की तरफ से, वो दोनों, और एक नुकसान हमारा डीडीए की तरफ से हुआ है। हम क्षेत्र की जनता के हित में बैठे हुए थे। एक धमकियां जो आ रही हैं वो एमसीडी की तरफ से, डीडीए की तरफ से आ रही है कि जो पार्क के साथ जो कूड़े के व्यापार से जुड़े हुए लोगों के मालिक, जो उनके आका हैं, उनकी मोटी कमाई, हर किसी व्यक्ति से वो बहुत मोटा किराया वसूल रहे हैं और उस किराए की रकम हैरत अंगेज है। जब जानना चाहा तो पता चला 6 लाख 7 लाख रुपए उनका मोटा किराया आ रहा है उस डीडीए की जमीन से। जब हमने वहां इंटरफेयर करना शुरू किया तो हमें अलग अलग माध्यमों से वहां जिन लोगों ने वो जमीन कब्जा की है उनके माध्यम से धमकी मिलनी शुरू हो गई कि इनको बोलो कि ये ज्यादा हवा में न रहें, अपने काम से काम रखें वरना अंजाम बुरा होगा। डीडीए के एक मुद्दे पे हमें धमकी मिली। एमसीडी के भैंस वाले मुद्दे पर जो भैंस वाले हैं उन्होंने पूरे खुले चैलेंज से कहा कि अगर आप हमारी गायें और भैंस बंधना बंद करवा दोगे तो हम आपकी टांगों के नीचे से गुजर जाएंगे और जितनी गुलामी कहोगे उतनी गुलामी कर देंगे। प्रलोभन दिए उन्होंने। प्रलोभन के बाद उन्होंने डराने की कट्टे और माउजर की बात की। वो सभी शिकायत हमने डीसीपी सर से कर रखी है। उसकी कॉपी डीसीपी सर के साथ वाया एसएचओ के पास भी पहुंची हुई है। और उन सभी जितने भी ये भैंस वाले हैं उनको हम आज इस लाइव के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि उनको हटना तो पड़ेगा ही। आप चाहे डरा लें, आज चाहे धमका लें, आज चाहे प्रलोभन दे दें, बावजूद इसके आपका काम बनने वाला नहीं है। तो जो भैंसों की तरफ से जो धमकी आई, इसी बीच में पिछले 2 दिन से चेतन और मुरारी, ये 2 नाम है जो पिछले सालों से यहां पर मकानों से जो रिश्वत लेके आते थे। अभी 3 दिन पहले रिठाला गांव के कुछ जो व्यक्ति हैं, मैं एक व्यक्ति का नाम उसमें दिनेश है, बाकी 2 व्यक्तियों को मैं जानता नहीं हूं, बाई फेस पहचान जाऊंगा। वो व्यक्ति चेतन के कहने पर, चेतन के नाम पर यहाँ पर
ये समझाने आए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये धमकी देने आए कि चेतन को परेशान मत करो, चेतन जैसे कर रहा है करने दो, अदरवाइज आपके लोगों के मकान जब टूटेंगे तो आप लोगों का ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये एक और जगह से मुरारी की ये बात आई कि भाई साहब उनसे कहलवाओ कि हम आना बंद कर देंगे लेकिन हमारा नाम लेना बंद करो। तो नाम लेना बंद करना इन द सेंस आप इलाके में आना बंद कर दो तो आपका नाम अपने आप आना बंद हो जाएगा। पिछले 1.5 महीने पहले ही हमारे ही एक साथी के घर खुद मुरारी वहां पर गया था, जिसके साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। तो एमसीडी की तरफ से जो नकेल कसी गई उसकी भी हम लोगों को धमकी आ रही है, डीडीए की तरफ से जो हमने नकेल कसी उसकी भी हमें धमकी आ रही है। नतीजा सीधा सीधा यह है कि धमकियों का अर्थ यह है कि इसके अंदर मोटा मोटी 3 लोगों की कमाइयां जा रही हैं, 2 सरकारी डिपार्टमेंट और 1 बड़े पूंजीपति और भूमाफिया। तो उन भूमाफियाओं वाले पार्ट पर जो धमकियां आ रही हैं उनको तो हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं है। जितनी जिंदगी है उतनी जिंदगी जिएंगे और शान से जिएंगे और अब बेखौफ जिएंगे। मामला अब इससे भी बड़ा आ गया, मामला इससे भी बड़ा आ गया और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण आ गया कि जो 8 दिन हम बैठे, मैंने अपनी पहली बात में रखा कि मैं आम आदमी पार्टी का यहां पर कल रात लगभग 9 या 10 बजे से पहले तक वार्ड अध्यक्ष था इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज मैं वार्ड अध्यक्ष नहीं हूं। वार्ड अध्यक्ष हटाने वाले पार्ट पर पिछले 11 सालों से मैं आम आदमी पार्टी में हूं, अन्ना आंदोलन से हूं। अगर यहां पर आप फोटो देखेंगे, मैं अन्ना हूं की टोपी, ये मेरा छोटा बेटा है जो अब लगभग 16 साल का हो गया है, ये उस समय 4 साल या 5 साल का रहा होगा। तो 11 साल पहले अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए पार्ट थे ये सभी तमाम आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यक्रम हैं, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो नोटबंदी हो, तमाम, चाहे वो गोवा कॉलिंग हो, यूपी का दौरा किया हो, पंजाब का दौरा किया हो, उन सभी जगहों पर मैं चुनाव से रिलेटेड वाले पार्ट पे, चाहे हमारा पिछले साल पंजाब का दौरा रहा हो, यूपी के अंदर हम गए और कोरोना काल के अंदर गए, तमाम जब लॉकडाउन के अंदर यहाँ पर व्यक्ति बाहर निकलने से, बहुत सारे नकली कुर्ताधारी लोग घर से बाहर निकलने से डर रहे थे, उस समय पर भी मैं और मेरे कुछ साथी इलाके में विधायक जी के नेतृत्व में खाना बांट रहे थे, दिल्ली सरकार के नेतृत्व में खाना बांट रहे थे। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरी भूख हड़ताल के अंदर क्या भ्रष्ट डीडीए के अधिकारी या भ्रष्ट एमसीडी के अधिकारी, उनका दिल्ली सरकार से कोई मतलब है क्या? उनका आम आदमी पार्टी से मतलब है क्या? जो मेरी भूख हड़ताल की सूचना संबंधित जितने भी जो जिम्मेवार लोग हैं मैंने उनको दे दी थी कि मैं प्रगतिशील लोक मंच की तरफ से भूख हड़ताल पे बैठ रहा हूं और अपने साथियों के साथ बैठ रहा हूं और आपसे उनको मैंने निवेदन भी कर दिया और उनको मैंने बाय प्रूफ आई थिंक व्हाट्सएप पे भी मैंने डिटेल डाल दी थी। उस भूख हड़ताल के अंदर मिस्टर आर पठानिया लोकसभा अध्यक्ष, मिस्टर बजरंग अग्रवाल जिला कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट बादली और मिस्टर शुभम त्रिपाठी, इन तीनों जनों की जुगलबंदी, इन्होंने ऐसी जुगलबंदी चलाई कि एक व्यक्ति ने यहां पर, क्योंकि वो यहां पर चुनाव के अपने आप को उम्मीदवार समझते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप मेहनत कर रहे हैं, पिछले 7 सालों से विधायक जी के यहाँ पे आप ऑफिस बियरर हैं, 6.5 साल से आप वहां पर आराम से एक ऑफिस में एसी के अंदर ठाठ से बैठे हुए थे। अब चुनाव नजदीक आए तो आपने यहाँ पर अपना ऑफिस खोला और ऑफिस खोल के अब आपकी इच्छा चुनाव लड़ने की है। कोई बात नहीं, आप चुनाव लड़िए, सबका अपना अपना राइट है, लेकिन आपके चुनाव लड़ने पे हमारा तो पिछले 11 साल में जो था वो भी खत्म हुआ और आप लोग हजारों रुपए के होर्डिंग्स, बैनर्स, आपका 1 रुपए का कोई काम धंधा नहीं, कुछ नहीं, अगर हो तो वो अपनी फेसबुक लाइव पर अपना स्पष्ट कर देंगे कि आपकी आमदनी का जरिया क्या है। हमने 11 साल में खोया, उन्होंने पिछले 7 साल में सरकार के साथ ऑफिस एज ए ऑफिस बेरर उन्होंने लाभ कमाए और आज की डेट में अब वो तमाम जितने भी जो जुझारू साथी थे रिठाला विधानसभा के, मैं बाकी विधानसभाओं की बात नहीं करूंगा, उन तमाम जुझारू साथियों को दरकिनार करते हुए आज जो लोग ऑफिस बेरर थे
वो आज अपने अपने वार्ड के अंदर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके ऊपर किसका हाथ है। इस वाले पार्ट में मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये विक्टोरिया का राज नहीं है, ये लोकतंत्र है। और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आई थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आई थी, और जो तमाम लोग थे वो भ्रष्टाचार से लड़ने की जो अपील थी अरविंद जी की, उसी अपील के आधार पर आए थे। बहुत सारे लोग अपने काम धंधे छोड़ के आए। तो क्या ये विक्टोरिया का शासन है कि कल मुझे एकदम से हटा दिया गया कि आप वार्ड अध्यक्ष नहीं है? मैंने तमाम लोगों को मैंने फोन किया, मैसेज डाले, फोन पे कुछ लोगों का रिप्लाई आया, मैसेज पे रिप्लाई आया, मैं गोवा में हूं, मैं मिल नहीं सकता, मैं रिप्लाई नहीं दे सकता। एक व्यक्ति ने मुझे मिलने का 9 फरवरी का समय दिया, जिनके लिए मैं पिछले 7 साल से दिन रात एक कर रहा था। उन व्यक्ति ने, बड़े आदरणीय व्यक्ति हैं, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं मेरे लिए, आज भी हैं, लेकिन उन्होंने 9 फरवरी का समय दिया मुझसे मिलने के लिए। तो इस बीच में उन्हीं के एक महत्वपूर्ण ऑफिस बेरर को वार्ड अध्यक्ष बना दिया गया। वार्ड अध्यक्ष बनाने की एक प्रक्रिया होती है और वार्ड अध्यक्ष हटाने को भी एक प्रक्रिया होती है, किसी भी संगठन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी प्राइवेट कंपनी में, या किसी भी ऐसी बॉडी के अंदर जहां पर संगठनात्मक स्ट्रक्चर होता है। वार्ड अध्यक्ष को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं। इस हमारे वार्ड के अंदर 7 मंडल हैं, उस मंडल पर हमारे जो बूथ हैं, ना किसी मंडल के लोगों से पूछा गया कि विनीत उपाध्याय काम कर रहा है नहीं कर रहा, ना किसी बूथ वाले से पूछा गया, ना किसी एक्टिव वॉलेंटियर से पूछा गया, और एक हिटलरशाही फरमान जारी कर दिया गया कि आपको आज से आला कमान काफी परेशान है कि आप लोगों ने इस महीने में जो पार्टी ने एक्टिविटी दी थी उस एक्टिविटी को नहीं किया और पार्टी इससे दुखी है, इसीलिए आपको वार्ड अध्यक्ष पद से हटाया जाता है और मिस्टर शुभम त्रिपाठी को वार्ड अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। आपने मुझे वार्ड अध्यक्ष पद से हटाया, कोई बात नहीं, सम्मान है, लेकिन एक उसकी प्रक्रिया होनी चाहिए थी। जो संगठन चलता है, संगठन के लोगों से चलता है, उस संगठन के लोगों को कम से कम मेरी बात सुननी चाहिए थी। लोकसभा अध्यक्ष आर पठानिया को मैसेज डाला, फोन किया कि मुझे मिलना है, आपसे बात करनी है, उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। मिस्टर आदिल जी हैं जो आई थिंक आम आदमी पार्टी में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री गोपाल राय जी का लगभग सारा काम देखते हैं, उनसे मिलने में आईटी हो गया। उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया, आप तो बड़े व्यक्ति, आप ज्यादा बड़े कार्यकर्ता हो गए, हम छोटे कार्यकर्ता हैं, आपकी बात ही नहीं सुननी। तो आम आदमी पार्टी क्या लोकतंत्र की हत्या करने लग गई है? या कुछ लोग जिन्होंने, अरविंद जी ने, गोपाल राय जी ने, संजय सिंह जी ने, दिलीप पांडे जी ने, तमाम क्रांतिकारी लोगों की आहुति को इस तरह से अब हत्या की जाएगी? किसी भी कार्यकर्ता को इसी तरह दबा दिया जाएगा? किसी भी कार्यकर्ता का गला घोट दिया जाएगा? किसी भी कार्यकर्ता को, मैं आज अपनी आवाज उठा रहा हूं क्योंकि मैं आवाज उठानी इसीलिए जरूरी है कि आज जो मेरे साथ हुआ है वो हो सकता है शायद कल किसी और के साथ ना हो। तमाम आसपास के उदाहरण है, मैं नाम लूंगा तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सियां बढ़ जाएंगी। बगल के वार्ड में ये एक बहुत अच्छी पोस्ट के अंदर बैठे हुए व्यक्ति को वहां जाके जबरन हटाया गया उस पोस्ट से, और ये दबाव डाला जाता है कि आप अपने आप लिखिए कि हम इस पोस्ट से अपने आप को मुक्त कर रहे हैं समय ना दे पाने के कारण। तो आप इस तरह का दबाव क्यों डाल रहे हैं? आप एक रामायण का चरित्र है और एक महाभारत का चरित्र है। महाभारत के चरित्र में धृतराष्ट्र था जिसने अपने पुत्र को सत्ता दिलाने के लिए तमाम जो काबिल लोग थे उन तमाम काबिल लोगों को दरकिनार करा। और धृतराष्ट्र वाले पार्ट पे आज भी कोई अपने बच्चे का नाम धृतराष्ट्र नहीं रखता, क्योंकि उसने अपने पुत्र मोह के अंदर अपने पुत्रों को सत्ता दिलाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए। नतीजा ये हुआ, ना उनके पुत्रों को सिंहासन मिला और ना जो काबिल लोग थे वो ही बच पाए। दूसरा, एक रामायण से एक उदाहरण निकलता है विभीषण का। उस विभीषण वाले पार्ट की बात मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आज मैं आम आदमी पार्टी का वार्ड अध्यक्ष नहीं हूं। कोई बात नहीं, अभी तक मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता रहते हुए काम करूंगा। दोबारा दरी बिछाऊंगा, कुर्सी बिछाऊंगा, पहले भी बिछाते आए थे, आज भी बिछाएंगे। और अगर पार्टी ने सेवा का मौका दिया, या मैं गोपाल राय जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा, दिलीप पांडे जी जो मेरे जिले के हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो मेरे कामों को अच्छे से जानते हैं, मेरे इस पक्ष को सुने, मेरे इस पक्ष को जाने
क्या बिना किसी गलती के क्या डीडीए के खिलाफ बैठना कोई अपराध हो गया? क्या एमसीडी के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बैठना गुनाह हो गया? तमाम चंद चाटुकार और मैं कहूंगा दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने, जिन्होंने पीठ में खंजर खोला है, डाला है, पीठ में खंजर जो घोंपा है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को आपके पास विधायक जी की पावर थी, आप ऑलरेडी 3 बोर्ड लगे हुए हैं उस व्यक्ति के, एक इसी रोड पर आगे, एक अपने घर के पास, एक रिठाला रोड पर। हमारे तमाम मंडल अध्यक्ष या मंडल के जो अन्य लोग हैं उनका एक बोर्ड भी 50 बार बोलने के बाद भी बहुत से हमारे कार्यकर्ता साथियों के बोर्ड नहीं लगे, और एक व्यक्ति के 3 बोर्ड हैं। तो ऐसा क्या उनमें ऐसी क्या खासियत है कि उनके 3 बोर्ड इस वार्ड में लगे हुए हैं? तो सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, आपके पास पावर है, आप उस पावर का दुरुपयोग करोगे क्या? आपने सीधे सीधे बोल दिया कि विनीत अपने पार्षद के खिलाफ बैठा हुआ है। मेरी एक सिंगल बाइट, मीडिया के हमारे साथी दिनेश भाई बैठे हुए हैं, आपने मेरी तमाम चीजों को उस समय पे भी कवरेज किया था, और मैं आपका विशेष धन्यवाद भी दूंगा कि आपने उस समय पे निःशुल्क और पूरा समय देके आपने मेरी सारी बाइटें दी थी। मैंने एक किसी सिंगल बाइट में, आपने लाइव चला रखी है लगभग सारी बाइट, एक सिंगल बाइट में आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार या आम आदमी पार्टी वार्ड 28 के निगम पार्षद के खिलाफ एक सिंगल शब्द भी बोला हो तो मैं सारा का सारा गुनाह अपने सिर लेता हूं। लेकिन जिन मुद्दों पर मैं बैठा हुआ था, मैं उन मुद्दों पर सही था, और जो ऐतिहासिक काम हुए, मुझे तो ऐसा लगता है कि उन ऐतिहासिक कामों की वजह से जो खींच उतारी है कि जो व्यक्ति अपनी टीम के माध्यम से इतने बड़े कामों को अंजाम में पहुंचा सकता है, हो सकता है भविष्य में कहीं हमारे से ज्यादा बड़ा ना हो जाए। तो अपनी सीटों को बचाने की मुहिम जो चली, निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता की मौत हुई है, एक कार्यकर्ता की मौत कल हुई है, और तमाम कार्यकर्ताओं की मौत हो रही है। अरविंद जी, श्री गोपाल राय जी, और जी इस पार्टी को अन्ना आंदोलन से, जो मूवमेंट से आपने जो चीजें तैयार की थी, आज उस तैयार को आज पार्टी के अंदर 7 साल के बाद, 6 साल के बाद, 8 साल के बाद कॉन्फ्रेंस के जरिए बड़ी बड़ी शिद्दत से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों को वहां पर बिठाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर 8 साल के बाद आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कोई 9 साल के बाद किसी ने पार्टी ज्वाइन की, किसी ने 10 साल के बाद की। हमने जब पार्टी ज्वाइन की उस समय पर यह भी नहीं पता था, जब हम वहां अन्ना आंदोलन में रामलीला मैदान में गए, अन्ना आंदोलन के अंदर हम जब अरविंद जी के आंदोलन में जंतर मंतर गए, उस समय यह भी निश्चित नहीं था कि ये आम आदमी पार्टी बनेगी या नहीं बनेगी। आज मात्र 1-2 साल वाले आए हुए व्यक्ति, पूंजीपति व्यक्ति, जिनके पास कोई वैचारिक सिद्धांत नहीं है, वो व्यक्ति आज विधानसभा अध्यक्ष और संगठन मंत्री बने हुए हैं। वो व्यक्ति आज रिपोर्ट करते हैं ऐसे व्यक्ति को जो पुरानी पार्टी, किसी चापलूस पार्टी का कभी पार्टी का सदस्य रहा हुआ था, वो व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष को जो कभी जनसंघी रहा करता था, उस व्यक्ति को रिपोर्ट देते हैं, और वो व्यक्ति कान में जाके वहां पे सीधी रिपोर्ट दे देता है कि आप विनीत उपाध्याय पार्टी के विरोध में बैठा हुआ है। इन्होंने जो किया वो किया। पार्टी से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस पार्टी के अंदर एक व्यक्ति जुड़ के ये पार्टी बनी थी, और एक व्यक्ति जब जाएगा तो ये पार्टी समाप्त भी हो जाएगी, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। मेरा निवेदन है, आज की इस बाइट के बाद आप मुझे रखें पार्टी में तो ठीक, ना रखें तो ठीक। अभी मैंने जो विभीषण वाली जो बात की थी, मैं नहीं चाहता कि इस परिवार से निकलने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अगर मैं बताने रखूं तो मैं निश्चित रूप से, जिस परिवार में 11 साल से रहा हूं, तो मैं विभीषण के रूप में, मेरी आत्मा, मेरा जमीर गवाही नहीं दे रहा कि मैं उन चीजों को रखूं। क्योंकि आज आम आदमी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष पद को हटाने के बाद मेरे मन में जो पीड़ा है, उस पीड़ा को बताने का मेरा मन तो बहुत है, लेकिन सवाल ये आ जाता है कि विभीषण किसी भी परिवार में इसीलिए नाम नहीं रखते क्योंकि उसने अपने परिवार का पूरा कुल नाश करवा दिया था, सिर्फ एक अपनी सत्ता पाने के लिए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, यदि इतने के बावजूद भी अगर मेरी बातों को नहीं समझा गया, मेरी बातों को नहीं सुना गया, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं
जिनको अगर मुझे बुलाया गया बात रखने के लिए तो मैं उन बातों को रखूंगा वहां पर, और नहीं बुलाया गया और मेरे साथ दोबारा शोषण हुआ और मेरी बात नहीं सुनी गई तो पूरी की पूरी ताकत के साथ प्रगतिशील लोकमंच पूरी ताकत के साथ इन आवाजों को उठाएगा। विनीत उपाध्याय ना डरने वाला है, ना बिकने वाला है, ना प्रगतिशील लोकमंच बिकने वाली है, ना डरने वाली है और ना झुकने वाली है। हमने तमाम आंदोलनों से सिर्फ एक अन्ना आंदोलन की बात नहीं है, हमने उससे पहले भी ये 1994 1997 जो पॉलिटिक्स, जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स चलती थी उस समय से हम मूवमेंट के अंदर हैं। उस समय पे भी हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे और जिस समय पे एनएसयूआई और एबीवीपी की गुंडागर्दी चलती थी उस समय पे भी हम एज ए पीएसयू प्रोग्रेसिव स्टूडेंट यूनियन, मेरे साथी सिद्धांत संग्राम के मेरे मित्र आज काफी सालों के बाद मिले हैं और आज पत्रकार हैं, मेरे कुलीग रहे हुए, इन्हें मालूम है कि कितनी कितनी पिटाई मेरी उस समय पे भी हुई थी। तो ना तो विनीत उपाध्याय उस समय डरा था, ना विनीत उपाध्याय आज डरेगा और ना विनीत उपाध्याय कल डरने वाला है। मेरे साथ जितनी घटनाएं इस बीच में हुई हैं उन सभी घटनाओं को हमने तमाम जितनी भी चीजें हैं उन सभी घटनाओं को हमने सिलसिलेवार तमाम जो संस्थान है उन संस्थानों पे भेज दिया है। उसके बावजूद भी यदि मेरे साथ कुछ होता है तो एक समाज में, एक समाज को, समाज के लोगों के हित में किसी काम को ठीक करने के बीड़े को आगे कोई उठाना बंद कर देगा। मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम लोग पागल हो गए हो क्या, तुम लोग मरोगे क्या। वहां से धमकी आ रही हैं। कुछ लोग जिनको ये पता है कि सत्ता ऐसी हो चुकी है वो भी समझा रहे हैं, जो डराने वाले डरा रहे हैं और हम लोग फिर भी पागलों की तरह लग रहे हैं। और उसका रिजल्ट ये है कि आज मैं आम आदमी पार्टी का वार्ड अध्यक्ष नहीं हूं। 11 साल की मेहनत को 11 दिन में भूख हड़ताल पर, जो 10 दिन हमने वहां पर हड़ताल की, उस हड़ताल के अंदर मेरी हत्या कर दी गई, मेरी राजनीतिक हत्या कर दी गई। लेकिन हम भविष्य में अगर एज ए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता मैं काम करूंगा, अगर काम करने से भी मुझे रोका गया तो निश्चित रूप से हम प्रगतिशील लोकमंच के माध्यम से अपनी आवाज उठाएंगे और पूरी शिद्दत से उठाएंगे। जो साथी सवाल पूछना चाहें तो आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं पत्रकार साथियों से निवेदन करूंगा कि वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। विनीत जी, आप इतने लंबे समय से आम आदमी पार्टी में थे और पार्टी का जो गठन हुआ था वो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हुआ था, तो हम ये मान लें कि अभी भी जो आम आदमी पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं किसी भी लेवल पे, चाहे वो निगम पार्षद है, विधायक है, फिर चाहे वो खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल जी है, अगर कोई उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट में बुराई नजर आती है तो क्या मतलब वो नीचे के कर्मचारी सारे डरते हैं, नीचे के कार्यकर्ता क्या सभी डरते हैं कि अगर हमने भी दोबारा आवाज उठाई किसी भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध तो हमें भी हटा दिया जाएगा? जबकि ये पार्टी तो खुद कहती है हम भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आए थे। आपके साथ हुआ ना ये? आप सरकार के संदर्भ में सवाल पूछ रहे हैं या संगठन के संदर्भ में ये सवाल पूछ रहे हैं? मैं इस संदर्भ में पूछ रहा हूँ। आप वार्ड अध्यक्ष थे, यहाँ पे निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी से है, विधायक भी आम आदमी पार्टी से है। आम आदमी पार्टी के जितने भी तमाम कार्यकर्ता हैं, यदि वो किसी भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाते हैं तो क्या पार्टी उन्हें हटा देगी क्या? एक उदाहरण मैंने आपको अभी इतनी देर मैंने ये उदाहरण दिया है कि यदि भ्रष्ट डीडीए और भ्रष्ट एमसीडी के कर्मचारियों के खिलाफ धरने पे बैठने की ये सजा दी जा रही है तो निश्चित रूप से आगे भी किसी दूसरे किसी छोटे कार्यकर्ता साथी के साथ ये होगा। और कुछ जगहों पर हो गया है, हो क्या रहा है, जो मैंने अपनी बात में रखा था कि आम आदमी पार्टी के जो सिपाही थे, समर्पित सिपाही थे, सत्यनारायण जी हैं, इनसे चला नहीं जाता। ये लचक के इन्होंने आम आदमी पार्टी को तैयार किया। ब्रजेश भाई हैं यहाँ पर, उन्होंने जब सुनीता जी हैं, जब अन्ना आंदोलन, अन्ना मूवमेंट चल रहा था तो नाटकों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। उस समय लोग हमारा मजाक उड़ाया करते थे और एक टाइम ऐसा भी था कि अगर हमारे सिर पे टोपी है उसके बावजूद भी लोग बुरी बुरी गालियां भी बक देते थे। कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती थी कि हम पिट भी सकते थे। उसके बावजूद हमने उस टाइम पे इस मूवमेंट को तैयार किया। आज जो कांग्रेस और बीजेपी से आए हुए लोग हैं उनको जो ये एक प्लेटफार्म तैयार मिला, आज धीरे धीरे उन सिद्धांतवादी लोगों को पार्टी से दरकिनार किया जा रहा है और धीरे धीरे कोट पैंट वाले, BMW वाले वो लोग आते जा रहे हैं और उनके आने का नतीजा अब धीरे धीरे ये विनीत उपाध्याय जैसे तमाम लोग धीरे धीरे निकलना शुरू हो रहे हैं। और किसी को दुख की बात यह है कि किसी को कोई दुख नहीं हो रहा। और आज जो मेरे साथ हुआ है, आज जो पार्टी के लोग
जो आज खामोश हैं, और जो तमाम, कल पूरी रात मैं सोया नहीं हूं, 1:30-2 बजे तक मेरे पास फोन आए हैं, मेरे पास व्हाट्सएप की रिप्लाई आई है, मेरे पास बहुत सारे फोन आए हैं कि तन मन धन और लठ हर तरीके से तैयार हैं, आप संघर्ष करो। मैं उन लोगों से भी निवेदन करूंगा कि अपने संघर्षों को आप शिद्दत से लड़िए, गलत को गलत कहना सीखिए, नहीं तो आज विनीत उपाध्याय हटा है, कल कोई दूसरा हटेगा, कल कोई दूसरा हट चुका था, तो ये सिलसिला धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहेगा और एक जो ओरिजिनल आम आदमी पार्टी थी वो मैंगो पार्टी में तब्दील हो जाएगी। हो गई है या हो जाएगी, क्योंकि अभी भी जितने भी अधिकारी इसमें काम कर रहे हैं, मतलब कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो निगम पार्षद आपके अजीत झा जी रहे हों, विधायक महेंद्र गोयल जी रहे हों, या तमाम जो भी कार्यकर्ता है, वो भी आपके मुद्दों को लेकर के समझ रहे थे कि वो मुद्दे जायज थे या नाजायज थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस समस्या को देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं। इसका मतलब वो खुद आपका साथ नहीं दे रहे थे। अभी भी भ्रष्ट अधिकारियों की मतलब अपने को डर लगता है उनको कि हमें पार्टी निकालना दे। मैंने 3 लोगों का जो नाम लिया, मिस्टर शुभम त्रिपाठी, मिस्टर बजरंग अग्रवाल और मिस्टर आर पठानिया, इन तीनों ने ऐसी मुहिम छेड़ी कि ये चीजें एक वार्ड से एक विधायक प्रतिनिधि था। आप मजे की बात, एक बात मैं अपनी बताना भूल गया, एक व्यक्ति विधायक है, तथाकथित राष्ट्रीय प्रचारक बन के बैठा हुआ है, एक आम आदमी पार्टी की पहले सिम हुआ करती थी, उसकी नकली सिम लेके बैठा हुआ है, तमाम सारी जो पद हैं उसको खुद लेके बैठने के लिए जो बैठा हुआ है। राष्ट्रीय प्रचारक, आप बोर्ड देखेंगे, राष्ट्रीय प्रचारक कभी किसी एक राज्य में गया हो, अगर एसी छोड़ के, अपनी ऑफिस बियर वाले ऑफिस के केबिन को छोड़ के, अगर ठंड हो जाए तो रजाई से निकलना शुरू नहीं चाहता आदमी व्यक्ति, रात को 11-11, 12-12, 1-1 बजे हमारे तमाम रिठाला विधानसभा के कार्यकर्ता साथी जब काम कर रहे होते थे तो अपने घर के अंदर आराम फरमा रहे होते थे। ऐसे व्यक्ति ने चीजों को, इस मुहिम को पलटा। अजीत झा जी वाले पार्ट पे आपकी ये एक बाइट में देख रहा था, उन्होंने इस चीज को माना था कि विनीत उपाध्याय बिल्कुल सही बैठे हुए थे, मेरा मित्र है, मेरा बचपन का मित्र है, धार्मिक कार्य को करवाने में एक्सपर्ट है, निपुण है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्षेत्र में आज उनके खिलाफ कुछ चीजें हैं, जो प्रशासन के खिलाफ, जो एमसीडी के भ्रष्ट कर्मचारी हैं, उनकी पूरी सहयोग ना मिलने के कारण और एक जो जज्बा होता है लड़ने का, उसकी थोड़ी सी कमी के कारण वो कमियां हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप से अजीत झा बहुत नेक व्यक्ति हैं और किसी से, मतलब तमाम कमियां होने के बावजूद भी कभी किसी से उल्टा नहीं बोलते, और ये इनके अंदर अहंकार इतना है कि काम करना नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति वार्ड अध्यक्ष के पास क्यों जा रहा है, कोई व्यक्ति अजीत झा के पास क्यों जा रहा है, इन्होंने ऐसे करते रिठाला विधानसभा का संगठन ही खत्म कर दिया। एक टाइम था जब आप अपने अनशन पर बैठे थे, मैंने आपसे पूछा था कि आपको क्या आपके निगम पार्षद का सहयोग मिल रहा है, आपको क्या आपके विधायक का सहयोग मिल रहा है। आपने मुझे कहा था कि हमारे विधायक का हमें सहयोग मिल रहा है, वो फोन पर, फिजिकली वो आ नहीं पाए। तो मैंने ये भी पूछा था आपसे कि जब आपको वो सहयोग जो मिल रहा है तो उससे आप संतुष्ट हो या नहीं हो, तब आपने कहा था हाँ हम इससे संतुष्ट हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि वो सब ढकोसलेबाजी थी जिसके कारण पार्टी ने अब आपको निकाल दिया, उसका अंत ये मिला क्योंकि आपने जो मुद्दे उठाए वो तो जेन्युइन थे, ना आपका निगम पार्षद यहाँ आया, ना आपके विधायक यहाँ पे आए। मुझे लगा तमाम कार्यकर्ता जितने भी आपके वार्ड में, कोई भी एक सिंगल पर्सन वहां पर आपको आकर आपकी फिजिकली हेल्प नहीं करी, क्योंकि आपने 3 जगह पर धरने गए, एक आपने यहाँ किया, डीडीए पे किया, एमसीडी में किया, कोई भी वहां पर फिजिकली तौर पे नहीं आया। तो मतलब सब ढकोसलेबाजी थी, फोन पे आपको मदद देना, ये कहना हाँ आपके मुद्दे ठीक है, हम आपके साथ हैं, ये सब क्या था। इसके बाद अगर रिजल्ट आज ये निकल रहा है तो जो चीज़ें मैंने आपको अपनी बाइट में बताया था कि ये चीज़ें हमने ऑलरेडी मैंने संज्ञान में डाल दी थी। जब प्रदेश से फ़ोन आया मिस्टर आदिल खान जी का, जिनका मैं किसी टाइम पे काफ़ी सम्मान किया करता था, लेकिन जब मैं 2 घंटे बैठने के बाद भी उनसे मुलाकात नहीं कर पाया और बाहर निकल के बड़े कैजुअल गाड़ी के अंदर, लग्जरी गाड़ी में बैठे और दरवाज़ा बंद करके ये कह के निकल गए कि अब आप तो बड़े आदमी हो गए, हम छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, और निकल गए। तो उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि मैं जिला अध्यक्ष था श्रमिक विकास संगठन का, गोपाल राय जी के साथ मैंने 3 साल लगातार काम किया। विडंबना देखिए, जब मैं प्रदेश में काम करता था गोपाल राय जी के साथ, बड़े जुझारू व्यक्ति हैं और संगठन की बड़ी मजबूत परख रखते हैं और बड़े पारखी भी हैं और कर्मठ कार्यकर्ताओं का उनको ज्ञान भी है और अपने साथ भी रखते हैं, उनके साथ मैंने काम किया हुआ है। जब पिछली बार मुझे टिकट नहीं मिली, मुझे ऐसा लगता था कि मैं टिकट के काबिल हूँ, टिकट नहीं मिली, तो उसके बाद तमाम ऐसी चीज़ें हैं, परिवार की चीज़ें हैं, बिल्कुल स्पष्ट रखना ठीक नहीं होगा। उसके बावजूद कुछ कारण ऐसे हुए कि मैंने उसके बाद अपनी रिठाला विधानसभा में विधायक जी के नेतृत्व में काम करना चाहा। अब
तकलीफ इस चीज की है, जब पूरा टेन्योर निकल गया और मात्र 3 महीने चुनाव के रह गए तो उन्हीं के ऑफिस बेरर ने मेरे साथ खंजर घोंपने वाला जो काम किया है। मैं इस मामले में दोषी कौन है ये तो ये लाइव के माध्यम से अपने आप पता चल जाएंगी, मैं किसी पे दोषारोपण नहीं करूंगा, लेकिन शुभम त्रिपाठी ने विनीत उपाध्याय के साथ बहुत गलत काम किया है। बजरंग अग्रवाल ने उनके मार्फत जो चीजें पहुंचाई बहुत गलत किया है। और आर पठानिया जी जो पुराने संगी हैं, उन्होंने आग में घी डालने का जो काम किया है, हो सकता है कि वो ऐसे ही भविष्य में भी चलते रहें। पर मैं दोबारा पुनः प्रदेश के संगठन से निवेदन करूंगा कि एक पक्ष को सुनने के बाद दूसरे पक्ष को जरूर सुने, वरना धीरे धीरे आम आदमी पार्टी खास आदमी पार्टी बन जाएगी। नहीं, अभी जैसे आपने बताया कि एक पक्ष की बात सुनी है, तो उस एक पक्ष में क्या आपके विधायक महेंद्र गोयल जी भी आते हैं, जिन्होंने अपना पक्ष तो रख दिया होगा, लेकिन क्या आपका पक्ष नहीं रखा, यही कहना चाह रहे हैं आप? मेरा पक्ष किसने कौन से पक्ष रखे वो एक अलग बात है, मेरा पक्ष किसी ने नहीं सुना। नियुक्ति हुई थी वार्ड अध्यक्ष किसने, मतलब विधायक महेंद्र गोयल जी ने दी थी? नियुक्ति संगठन पे प्रदेश लेवल तक होती है, यहाँ से नाम जाते हैं, यहाँ से नाम जाने के बाद जिले में जाते हैं, जिले से लोकसभा में जाते हैं। और जब उसको पोस्ट को हटाया जाता है तो भी महिला कहीं ना कहीं महेंद्र गोयल का इसमें हाथ रहा होगा। बिल्कुल रहा। अगर उसमें जब उनका हाथ है तो उनको क्या उस समय नजर नहीं आता कि ये बंदा ठीक है, मुद्दे ठीक हैं, और मेरी ये कमजोरी है कि मैं फिजिकली मदद नहीं कर पा रहा, मेरे निगम पार्षद की ये कमजोरी है कि वो वहां नहीं पहुंच रहा किसी भी कारण से, और आज इस बंदे के साथ अगर ऐसा हम कर रहे हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं शामिल है इसमें, इसका मतलब तो फिर वो तो इसका मतलब क्या है, ये तो सब देखिए बड़े दुख की बात है कि जिनके लिए मैंने आज तक, अगर वो अपनी बाइट पे या आप कभी उनकी बाइट लेंगे या और किसी दो अनमोल रतन है उनकी बाइट लेंगे, अगर कोई भी रिठाला विधानसभा का व्यक्ति एक सिंगल व्यक्ति ये बोल दे कि विनीत उपाध्याय ने कभी भी किसी काम को करने की एवज में 1 रुपया मांगा हो, 1 सिंगल रुपया मांगा हो, तो मैं राजनीति से एक्टिव सामाजिक कार्यकर्ता के पद से इवन मैं दिल्ली ही छोड़ दूंगा। नहीं। जब मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, मैंने लगातार विधायक जी के लिए काम किया। मेरा ऐसा मानना है, मेरा क्या ऐसा मानना है, हर किसी व्यक्ति का ऐसा मानना होगा कि जिसके लिए आपने शिद्दत से काम किया, उसके साथ कुछ 2-3 लोगों ने अगर राजनीति की है तो आपको उस राजनीति को समझना चाहिए था, और उस राजनीति को समझ के आपको मेरा पक्ष भी जानना चाहिए था। मेरा ऐसा मानना है जो उन्होंने गलत किया। इस पार्ट पे विनीत जी आपको नहीं लगता कि एक बार जब मैं कहता हूँ किसी भी एंगल से विधायक जी को लग रहा था कि आप सही नहीं हो, 100 का 100% लग रहा था, उनके कान भरे, उन्होंने देखा जाए जो भी लगा, क्या आपका एक बार भी फोन करके पूछा या नहीं पूछा आपसे? नहीं, उनके फोन आ रहे थे, उनके स्वास्थ्य के लिए फोन आए थे। नहीं, उसके लिए नहीं करा मैं, इसलिए कि भाई विनीत जी उपाध्याय जी, विनीत जी आपके हम पद को हटा रहे हैं और ये हमारे पास बातें सामने आ रही हैं, तो क्या ये सही है गलत? तो कुछ ऐसा आपके साथ पूछा? मैंने 25 या 26 तारीख को मैंने फोन किया था कि विधायक जी मुझे आपसे मिलना है। किस रिगार्डिंग? इसी संगठन से, क्योंकि मुझे कुछ चीजों में इग्नोर किया जा रहा था। इस क्षेत्र की, हमारे एरिया की कुछ सड़कें बनी, उस सड़कों की मुझे सूचना नहीं दी गई। एज ए वार्ड अध्यक्ष ये प्रोटोकॉल है कि वार्ड अध्यक्ष को कहीं पे भी कोई निर्माण कार्य है, संगठन का कार्य है, सबसे पहले वार्ड अध्यक्ष के पास जाना चाहिए। तो वो कोई भी चीज मेरे से इग्नोर की जा रही थी। तो मैं हम ये मान लें कि विधायक जी आपको पूरी तरह से जो वार्ड अध्यक्ष का दायित्व उसको निभाने नहीं दे रहे थे, या आप तक सूचना नहीं दे रहे थे किसी भी चीज की? पीछे मैंने जो अब उनसे टाइम मांगा तो उन्होंने नए साल का टाइम दिया था। अब नए साल पे जब मैंने उनसे टाइम मांगा तो उन्होंने मुझे 9 फरवरी का टाइम मैसेज करके डाला है। सुनने में आया है कि उनका स्वास्थ्य खराब है, शायद कोई ऑपरेशन हुआ है पेट का, लेकिन यदि वो चाहते तो मेरा पक्ष 100% सुनना चाहिए था। बहुत बड़ी टीम है, यदि वो चाहते तो निश्चित रूप से मेरे संग ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये घटनाक्रम नहीं कहूंगा, जो नाटक हुआ है वो नाटक नहीं होता। मतलब कुल मिला के आपके जो राजा जी थे, विधायक जी, उन्होंने आपकी बिना किसी बात को सुने, बिना किसी आपकी राय मशवरा लिए, बिना कुछ पूछे आपको अचानक से निकाल दिया। मुझसे बिना पूछे निकाल दिया होता तो कोई बात नहीं। जो अभी पिछले कई दिन से जो कार्यकर्ता जो दरी बिछाने से लेके, जंतर मंतर से लेके, जहां भी जो भी पार्टी का काम होता है वो बूथ स्तर पे और मंडल स्तर पे होता है, और फिर वार्ड की टीम होती है। कम से कम उनसे तो पूछ लिया होता है कि आपको क्या आपको विनीत उपाध्याय से कोई एलर्जी है क्या, या अगर विनीत उपाध्याय से एलर्जी है तो क्या किसी दूसरे व्यक्ति को
क्यों है, और अगर है तो किसी दूसरे व्यक्ति को रखें तो किसको रखें। ऐसी किसी भी दोनों चीज़ों का हटाने वाला पालन और निकालने वाला पालन, ये दोनों चीज़ें ना संगठन की तरफ से हुई ना विधायक जी की तरफ से। इसका मतलब कुल मिलाकर तानाशाही हुई आपके साथ जो हुआ ये अब तमाम जो मैंने जितनी भी इस बीच में मैं फेसबुक पर या जो हमारे ग्रुप में या सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चली, लोगों का, मुझे जो मैंने खोया मुझे उसका गम नहीं है। मुझे एक तकलीफ इस चीज़ की ज़रूर है कि जिस परिवार के लिए मैंने शिद्दत से इतना समय दिया, मैंने अपने परिवार का समय खोया, जो एक क्रीम टाइम था, जो मैं मुझे अपने बच्चों को देना चाहिए था वो मैंने पार्टी को दिया, और उसके एवज में कभी कुछ मांगा नहीं। और चुनाव लड़ने वाली जो पार्ट है, मैं मजबूती से आज भी बोल रहा हूँ, चुनाव लड़ने की इच्छा पहले भी थी, आज भी है, और पूरी मजबूती से चुनाव पार्टी टिकट देगी तो भी लड़ेंगे और पार्टी टिकट नहीं देगी तो भी लड़ेंगे, क्योंकि हमारी टीम के अंदर एक जोश है, एक जुनून है, वो जनता के हित के लिए काम करना चाहती है। और जब हम सत्ता में नहीं होंगे तो हम, अरविंद जी भी इसीलिए उन्होंने पार्टी बनाई थी कि हम बिना प्रशासन के हम चीजों को ठीक नहीं कर सकते। मेरा लास्ट सवाल है विनीत जी, अभी आप जैसे आम आदमी पार्टी में आप कह रहे हैं कि मेरे को पद से हटाए, लेकिन आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बनकर के मैं अभी भी काम करूंगा। हाँ। अगर यहाँ पर आपके कोई भी निगम पार्षद और चुना जाता है, या जितने तमाम जो शुभम त्रिपाठी है, जो भी आपके आसपास के हैं जो उम्मीदवारी कर रहे हैं टिकट मांगने के लिए, अगर उनमें से कोई जीत जाता है, कोई ना कोई तो जीतेगा, अगर वो फिर आपको महसूस होता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्ट अधिकारी है या भ्रष्ट काम कर रहा है, काम सही नहीं कर रहा है, तो क्या आप पार्टी के अगेंस्ट जाकर या उस के अगेंस्ट जाकर भी अपनी आवाज उठाएंगे या नहीं? शुभम त्रिपाठी के अलावा इस वार्ड से जिसको भी आम आदमी पार्टी की टिकट मिलेगी, विनीत उपाध्याय व्यक्तिगत उसके साथ रहेगा, और जब वो जीतेगा, यदि ऐसा लगता है कि लंबे समय तक वो इलाके में काम करने के लिए ईमानदारी से लगनशील है, तो तब तक विनीत उपाध्याय उसके साथ रहेगा। अदरवाइज रास्ते अलग हैं, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं बची हुई कि हम सारी ज़िंदगी एक्सपेरिमेंट ही करते रहे, तो रास्ता अलग कर लेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई भी अगर जो जुझारू साथी अगर निगम पार्षद बनता है तो एज ए मैं पार्टी कार्यकर्ता उसके साथ चुनाव के बाद प्रगतिशील लोकमंच चुनाव लड़ेगी। प्रगतिशील लोकमंच को अगर आसपास कोई भी व्यक्ति जो समाज के लिए काम करना चाहता है, प्रगतिशील लोकमंच उसको सहयोग देगी भी और प्रगतिशील लोकमंच उसका सहयोग लेगी भी। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर जो भी आम आदमी पार्टी का सपोज करो कार्यकर्ता कोई भी निगम पार्षद बन जाता है, और अगर आपको लगता है कि अभी भी यहाँ पर क्षेत्र में वो गलत कर रहा है, तो क्या आप उसके खिलाफ, मतलब पार्टी के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे, या ये सोच करके रह देंगे कि मैं कार्यकर्ता ही रह करके? आप निश्चित रूप से उठाएंगे, आप निश्चित रूप से उठाएंगे, खुल के उठाएंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र की जनता बार बार ठगी जाए ऐसा आप अगर सामाजिक कामों को कर रहे हैं और ईमानदारी से करना चाहते हैं, तो आप अगर खामोश हैं, यदि कोई जुल्म हो रहा है और आप उसको सह रहे हैं, तो आप जुल्म करने के बराबर ही हैं। तो हम निश्चित रूप से हम शिद्दत से। आप अभी ये मानते हो कि आपका वर्तमान में निगम पार्षद जो है वो जनता को ठग रहा है? मैं निवेदन करूंगा अरविंद जी और बाकी साथी भी सवाल दें, एक तरफा संवाद हो जाएगा। ये सभी जिम्मेवार साथी हैं और एक एक सवाल, दो सवाल इनसे भी इस बात का जवाब दे दें। जी, और हमारे साथी विजय भाई हैं, मित्र हैं, ये भी कुछ सवाल जरूर। वर्तमान में जो आपके निगम पार्षद हैं, क्या वो इस समय पूरी 100% तौर पर काम ठीक कर रहे हैं, या 100% तौर पर कहीं ना कहीं अभी भ्रष्ट हैं? ये आपकी एक बड़ी अच्छी बाइट चल रही है ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। आप उस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पे जब जाएंगे, देखिए मेरी पार्टी के निगम पार्षद हैं और मेरे पुराने मित्र हैं, मेरे क्षेत्र के हैं। मेरी पार्टी ने उनको टिकट दी, वो चुने गए और चुनने के बाद वो निगम पार्षद हैं। तो मैंने उस मंच पर भी निगम पार्षद के खिलाफ कुछ नहीं बोला। मेरा मित्र है, मेरे भाई हैं। आप एक पार्टी के ये आप जनता से, ये आप अगर जनता से पूछेंगे, मैंने आपको अपनी बात में इनडायरेक्टली बोला था कि वो मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं समझ गया, मैं जवाब दे रहा हूँ आपका, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। डायरेक्ट पूछूंगा, आप पार्टी में कल तक थे तो आप एक प्रेशर में थे, सभी पार्टियां बंदे प्रेशर रहते हैं, मैंने देखा है। बीजेपी का होगा तो उसके विरुद्ध हम कोई बात पूछने तो वो सच नहीं बताएगा, वो कभी महंगाई के मुद्दे पे हानि भरेगा, क्योंकि उसके मोदी जी, राजा जी सेम। कल तक आप पार्टी में थे, अब आप पार्टी में नहीं हो, तो आज हम खुल के पूछ रहे हैं। मैं आपकी व्याकरण को ठीक कर दूं, मैं कल तक वार्ड अध्यक्ष था, मैं आज भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इसीलिए वो मेरे निगम पार्षद हैं। उसके लिए आपको ग्राउंड रिपोर्ट लेनी चाहिए। मैंने आपको बात अपनी बाइट में दी थी कि वो धार्मिक कामों को करने के लिए बड़े संजीदा हैं, बड़ी शिद्दत से काम करते हैं।
बड़े व्यवहारिक हैं, लोगों की कोई कमी भी है या कोई शिकायत भी है तो उसकी बड़ी शालीनता से सुनते हैं। क्षेत्र में काम होना ना होना एक अलग पार्ट है, वो अलग विषय है, उसको आप ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पे पूछना। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो व्यवहारिक रूप से कम इतने तो हैं कि लोगों की गलत चीजों को भी सुन लेते हैं, आवेश में नहीं आते, किसी को गलत नहीं बोलते, किसी की औकात या तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ आ रहे हो, खबरदार जो वहां गए, खबरदार जो यहाँ आए, जो ये जो I7 और जो जासूसी वाली चीजें हैं, किसने, तुमने इसकी पोस्ट लाइक कैसे कर दी, तुम इसके फंक्शन में कैसे चले गए, ये सब बातें तो उनके पक्ष की रही। मैं तो पूछूं, आप एक नागरिक होने के नाते इसी क्षेत्र में आप हैं, आपका जो निगम पार्षद है क्या वो पूरी तरह से काम करता है या नहीं करता, ये पूछूंगा। मैं अरविंद जी से निवेदन करूंगा कि इसका जवाब देने। नहीं, ये तो आप भी जानते हैं अच्छे से, मतलब ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, अरविंद जी भी जानते हैं, या आप भी जानते हो, तमाम यहाँ पे बैठे अधिकारी जानते हैं। मतलब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, इसलिए आपसे पूछूं क्या वो पूरी तरह से काम लोकतंत्र में अगर उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है, पार्टी उन्हें दोबारा टिकट देगी तो वो जीतेंगे। ये गोल बोल बात, और अगर उन्होंने बेहतर काम नहीं किया होगा तो जनता उनको उतार देगी। अगर वाली बातें गोल बोल है, क्लियर बताओ क्या उन्होंने काम किया है या नहीं किया है? नहीं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। एक बंदर को एक बार जंगल का राजा बना दिया था और लोग बड़े खुश थे कि चल यार शेर तो हमें खा भी जाया करता था, बंदर शायद ज्यादा बेहतर काम करेगा। तो जैसे ही जब जंगल में आग लगी और सब जने अपने राजा के पास गए, तो जब राजा के पास गए, राजा जी जंगल में आग लगी है, कुछ करो, तो वो इस डाल से उस डाल पे कूदने लगे थे। तो जब लोगों ने कहा यार ये डाल क्यों कूद रहे हैं, जंगल में इससे आग तो बुझेगी नहीं, कह रहे राजा जी इससे आग कैसे बुझेगी, आप इधर कूद रहे हो, उधर कूद रहे हो, इधर कूद रहे हो, उधर कूद रहे हो। तो उस बंदर ने ये बोला कि भाई मेरे प्रयास में कोई कमी हो तो बता, मैं अपना प्रयास कर रहा हूं, मैं तुम्हारा राजा हूं, मैं अपना प्रयास कर रहा हूं, आग बुझे ना बुझे मेरी जिम्मेवारी नहीं है। अगर उन्होंने काम किए होंगे, सटीक काम किए होंगे, तो अगली बार जब टिकट मिलेगी तो उनको जनता सिरमौर पूरी, पिछली बार लगभग 250 वोटों से जीते थे, इस बार 2500 या 25,000 वोटों से जीतेंगे। अरविंद जी। शुभ नाम? अरविंद कुमार। अरविंद जी, आपके हिसाब से क्या आपके निगम पार्षद ने, मौजूदा निगम पार्षद ने सही काम किए हैं या नहीं किए? नहीं किया जी। आपके हिसाब से भाई साहब? नहीं, काम तो नहीं किए हैं। नहीं किए हैं। एक बार यहाँ पे आपके हिसाब से मैडम? बिल्कुल नहीं किया। नहीं किया। आपके हिसाब से? बिल्कुल भी नहीं किया। हमारे हो गए सवाल। नरसिंह भाई। आपके हिसाब से जी? बाकी तो पत्रकार होते हैं जी, विजय भाई हैं साथ जी। बस ठीक है, हमारे हो गए। ठीक है।